हेलो बच्चों। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको एनसीईआरटी कम टाइम में पूरी लाइन टू लाइन कवर करा देते हैं और एनसीईआरटी पढ़ते वक्त जो हिंदी के कठिन वर्ड मिलते हैं उनका मतलब आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं और जो उदाहरण आपको याद नहीं होते हैं उन उदाहरणों की ट्रिक भी हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं। जहाँ जहाँ पर उदाहरण थे उनको अच्छी तरीके से समझ लिया है। आप हमारी पिछली सीरीज के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। आपको पता होगा आप डिटेल लेक्चर तो लिए रहते हैं, आपको कम टाइम में एनसीईआरटी रिवीजन करना होता है। तो आप कम टाइम में एनसीईआरटी रिवीजन करने के लिए यह सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना किसी इधर उधर की बात किए हम पूरा चैप्टर आसानी से काफ़ी कम टाइम में पढ़ लेते हैं, जिससे आपका क्या होता है टाइम बच जाता है और आप आसानी से पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हैं। आप इस चैप्टर को जब आपका कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन ना चल रहा हो तो आप इस लेक्चर को रख लीजिए चलाकर और क्या कीजिए अपने माइंड में इसे रिकॉल करते जाइए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पूरा चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि इस लेक्चर में ये जो चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आपने पहले ही अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधे के संगठन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्तियां, फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती हैं? आप ये कहाँ पर पढ़ चुके हैं? जो पौधों की आकारिकी वाला चैप्टर था वहाँ पर पढ़ चुके हैं, उसमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और जो उनके एग्जाम्पल ट्रिक्स थे सब देख चुके हैं। और वह अभी एक क्रमबद्ध तरीके से, क्या आप बीज पौधे, नव अंकुरित पौधा, पादपक, छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं? आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ होते हैं समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गोलाई चौड़ाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उस वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते हैं एवं गिर जाते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि किसी जाति का जो पौधा होता है वो सेम लंबाई का अधिकांशता होता है और उससे जो निकलने वाले फल होते हैं वो एक ही सीजन में निकलते हैं उससे, और उसके बाद समान सीजन में ही क्या होते हैं पेड़ से गिर जाते हैं। ये बोल रही है एनसीईआरटी। पूछ रही है ऐसा क्यों होता है? यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? पूछ रही है एनसीईआरटी की जो पौधे में फूल आने की प्रक्रिया होती है वो कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? सभी पौधे के अंग विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध होता है? पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मनज की संतति या वंशज होती हैं। जो पौधा बनता है वो किसकी संतति होती है? जो सबसे पहले क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट बनता है। जाइगोट से ही पूरे पौधे का निर्माण होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, याद रखिएगा। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? तब यह सवाल उठता है कि क्यों और कैसे उसमें भिन्न भिन्न संरचनाएं एवं क्रियात्मक विशेषता होती है। परिवर्धन 2 प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि जो परिवर्धन है वो 2 क्रियाओं का योग है। क्या है? 2 क्रियाओं का योग है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? पहली प्रक्रिया हो गई वृद्धि और दूसरी हो गई क्या? विभेदन। इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, ये दोनों मिलकर ही परिवर्धन में सम्मिलित होती हैं। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व पौधे का परिवर्धन एक युग्मक, एक अंडा, निषेचित अंडा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? युग्मक, से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शारीर संरचना का गठन होता है।
जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। पौधे की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। पौधे की वृद्धि का प्रथम चरण क्या है? बीज का अंकुरण। याद रखिएगा, पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन। इस प्रकार की अनुकूलन जो होता है, इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता तथा निलंबित वृद्धि अथवा प्रसुप्ति काल में चला जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तब बीजों में उपापचयी क्रियाएं पुनरावेशित हो जाती हैं और वृद्धि होने लगती है। यहाँ पर एनसीईआरटी ये कह रही है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उस समय क्या होता है, जो बीज होता है वो प्रसुप्ति अवस्था में चला जाता है और पुनः जब अनुकूल अवस्थाएं आती हैं तो वो पुनः अंकुरित हो जाता है। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाह्य हो सकते हैं। मतलब क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि ये कारक या तो आंतरिक हो सकते हैं या बाह्य, दोनों प्रकार के कारक हो सकते हैं। ये देखिए एक पादप के निर्माण की प्रक्रिया है, परिवर्धन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। आप इसे एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या दिखाया गया है। ये देखिए कोई बीज है, अंकुरित कर रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है? बीज पत्र पाया जा रहा है। ये नीचे क्या है? बीज पत्राधार पाए जा रहे हैं। ऊपर की ओर ये क्या है? बीज पत्रोपरिक अंकुरित हो रहा है। इसके बाद ये जो है बीज पत्र है और ये नीचे दोनों क्या हो गए? बीज पत्राधार। आप इस चित्र के साथ देख सकते हैं। और याद रखिएगा कभी ये चित्र देकर ये पूछ लेगा ये किस में दिखाया गया है, तो ये देखिए नीचे लिखा गया है सेम के बीज में दिखाया गया है। सेम में अंकुरण एवं नवोद्भिद का परिवर्धन दिखाया गया है। ये याद रखिएगा ये काहे का पौधा है? ये सेम का पौधा है। कभी कभी यहाँ से चित्र देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला एनसीईआरटी ने? आगे एनसीईआरटी ने वृद्धि के बारे में बोला है। वृद्धि क्या होती है? एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। इसे भी हाईलाइट कर लीजिए और याद रखिएगा जो वृद्धि होती है वो किसी जीवित वस्तु के लिए सर्वाधिक आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता में आती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं, उपचय एवं अपचय दोनों। उपचय अपचय में क्या होता है? कैटाबोलिक प्रक्रियाएं। उपापचयी प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रक्रियाएं बोलते हैं, जिसमें उपचय एवं अपचय दोनों सम्मिलित होता है। एनाबोलिक, कैटाबोलिक दोनों सम्मिलित होता है, से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के गुटके को पानी में डालने से जो हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे, ये पूछ रही है एनसीईआरटी। पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब क्या होता है कि जो पादप वृद्धि होती है वो बिना किसी लिमिट के लगातार होती रहती है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए हुए होते हैं। हालांकि यह सभी पेड़ों में नहीं होता। जो अधिकांश मोनोकाट होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद जब पौधा की वृद्धि हो जाती है तो बंद हो जाती है। लेकिन जो डाइकाट होते हैं उसमें जीवन पर्यंत चलती रहती है। असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। यह क्षमता का कारण उनके शरीर के कुछ खास जगहों पर विविधोत्तक, जिसे क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम, ऊतकों की उपस्थित होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में कि जो ये पौधे की वृद्धि अपरिमित क्यों होती है? क्योंकि इनमें कुछ विशेष जगहों पर क्या पाए जाते हैं? कुछ विशेष जगहों पर विविधोत्तक ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम टेसु बोलते हैं। इनके कारण इनकी वृद्धि क्या होती है? अपरिमित होती है। ऐसे विविधोत्तकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहां पर विभेद्योतक की क्रियात्मकता से पौधे की वृद्धि में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभेद्योतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है?
आपने पिछली कक्षाओं में मूल शिखाग्र विभेद्योतक तथा प्रो शिखाग्र विभेद्योतक के स्तर पर विभेद्योतक के बारे में पढ़ा है। मूल शिखाग्र विभेद्योतक क्या होता है? मूल को बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम इसे बोलते हैं, और प्रो को क्या बोलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है वो इन्हीं में होती है, और मुख्यतः पौधे के अक्ष के समांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्न बीजी पौधे में पार्श्व विभेद्योतक, संवहनी कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम जीवन के बाद में प्रकट होते हैं। कौन कौन जीवन के बाद में प्रकट होते हैं? जो ये पार्श्व विभेद्योतक होते हैं, पार्श्व विभेद्योतक और संवहनी कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम क्या होते हैं? ये जीवन के बाद प्रेजेंट होते हैं। जीवन के बाद प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? जब कोई पौधा अंकुरित हो जाता है तो उसमें जब वह अपनी आगे के जीवन चक्र को पूरा करता है तब ये बनते हैं। ये विभेद्योतक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं। जो ऊपर वाले थे वो क्या कर रहे थे? लंबाई को बढ़ा रहे थे, लेकिन ये क्या करते हैं? ये विभेद्योतक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ ये क्रियाशील होते हैं, जिस कारण से क्या होता है? जिस कारण से द्वितीयक वृद्धि होती है। अतः इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। चौड़ाई को जो बढ़ाते हैं उन्हें द्वितीयक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये चित्र दिया गया है। चित्र में देखिए, चित्र में ये देखिए प्रो शीर्ष विभेद्योतक है, जो कहाँ पर है? ये किसका निर्माण करता है? ये आगे चलकर ऊपर तना के निर्माण करता है। और ये नीचे क्या है? ये मूल शिखाग्र विभेद्योतक है, ये नीचे जड़ का निर्माण करता है। और ये संवहनी कैम्बियम है, ये क्या करते हैं? संवहनी कैम्बियम जो होते हैं ये द्वितीयक वृद्धि करवाते हैं। ये देखिए, तीर के माध्यम से दिखाया गया है कि ये चौड़ाई की वृद्धि करवा रहे हैं, और ये जो है ये लंबाई में वृद्धि करवा रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये चित्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? वृद्धि मापन योग्य है। एनसीईआरटी बोल रही है कि वृद्धि का मापन किस प्रकार किया जा सकता है? क्या वृद्धि मापन योग्य है? तो उसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है? कोशिकी स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव मात्रा में वृद्धि का परिमाण है। कोशिकी स्तर पर हम वृद्धि को जब देखते हैं तो वो किसका परिमाण है? जीव द्रव मात्रा जो होती है उसका परिमाण है। चूंकि जीव द्रव की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होती हैं। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड ये हैं: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार वृद्धि, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या। इनके आधार पर हम वृद्धि को माप सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल शिखाग्र विभेद्योतक जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो क्या करती है? ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। जो मूल शिखाग्र विभेद्योतक होती है वो प्रति घंटे कितनी कोशिकाएं बना सकता है? 17,500 नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये याद रखिएगा। कौन से पौधे में? मक्के के मूल शिखाग्र, याद रखिएगा, मूल इंपॉर्टेंट है। मूल शिखाग्र विभेद्योतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक कोशिकाएं, नई कोशिकाएं का निर्माण हो सकता है। और वहीं पर जबकि एक तरबूज की कोशिकाओं का आकार में वृद्धि होती है और वो लगभग कितने गुना अपने आकार को बढ़ा सकती है? लगभग 3.5 लाख गुना बढ़ा सकती है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो तरबूज होता है वो कोशिकाओं में वृद्धि करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो तरबूज होता है, तरबूज की कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती हैं, जबकि जो मक्के का पौधा होता है वो नई कोशिकाएं पैदा करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रति कितने गुना अपने आकार को बढ़ा सकती हैं? लगभग 3.5 लाख गुना अपने आकार को बढ़ा सकती हैं। पहले वाले उदाहरण की वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है। देखिए, बोला भी एनसीईआरटी ने। जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि क्या किसमें हो रहा है। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है। जो पराग नलिका की लंबाई होती है वो किसका परिमाण है? लंबाई में वृद्धि होती है, उसका मापदंड उसके आधार पर कर सकते हैं। जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि के चरण, वृद्धि के कितने चरण होते हैं? वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: विभेद्योतकी चरण, दीर्घी चरण एवं परिपक्वता चरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
वृद्धि के चरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से होता है? पहला विभेद्योतकी चरण होता है, दूसरा दीर्घीकरण चरण होता है, तीसरा परिपक्व चरण होता है। आओ हम इसे मूलाग्र को देखकर समझें। ये चित्र दिया गया है, इसमें बोला है, इसको देखकर समझते हैं। विभेद्योतकी चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्रोशिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती हैं। जो विभेद्योतकी चरण होता है उसमें जो शूट एपिकल एंड रूट एपिकल होता है, दोनों की कोशिकाएं क्या करती हैं? लगातार विभाजित करती रहती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं। यह क्वेश्चन आ चुका है कि जो विभेद्योतकी चरण होता है उसकी कोशिकाएं क्या करती हैं? जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए हुए होती है। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीवद्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती हैं। विभेद्योतक क्षेत्र के समीप ठीक अगला जो नोक होता है, नोक से दूर क्या क्षेत्र पाया जाता है? दीर्घीकरण का क्षेत्र पाया जाता है। अभी इसको चित्र में देखेंगे। दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण की कोशिकाओं में एक बड़ा हुआ रसदानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं होती हैं। ये विशिष्टताएं भी नीट में पूछी जा सकती हैं। याद रखिएगा दीर्घी चरण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। एक बड़ा रसदानी भवन होता है, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं होती हैं। याद रखिएगा। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण से अधिक समीप अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए हुए होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसदानी चरम पर होती है। पिछली कक्षाओं में आपने अधिकतर जिन ऊतकों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया हुआ है वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसको हम एक जगह और देख चुके हैं, जो पादपों की आकारिकी वाला चैप्टर है वहाँ पर आसानी से इसको देख चुके हैं। आप वहाँ से भी अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? इसमें यहाँ पर नीचे पाया जा रहा है विभेद्योतकी क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक विभाजन होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाता है कि जो विभाजन करने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है। इसी प्रकार आप देखिए नीचे की जो कोशिकाएं हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अधिक विभाजन करके लंबाई में वृद्धि की है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उनकी लंबाई में वृद्धि कम होती गई है। ये चित्र ये बता रहा है, इसे आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि दर। वृद्धि दर के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकते हैं। ये देखिए, ये कौन सी वृद्धि है? ये अंकगणितीय वृद्धि है। अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है? अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका जो होती है वो लगातार विभाजित होती रहती है और जो दूसरी होती है वो विभेदित तथा परिपक्व हो जाती है और इससे जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अभी नीचे एनसीईआरटी ने पढ़ाया है। इसके बाद ये दूसरी कौन सी है? ये ज्यामितीय वृद्धि है। ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है? ज्यामितीय वृद्धि ये अधिकतर प्राणियों में यही देखने को मिलती है। इसमें 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है लैग फेज, लॉग फेज और उसके बाद आता है क्या? स्थिर चरण। अभी आगे देखेंगे। ये चित्र दिया गया है, आप इस चित्र को आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, बोला एनसीईआरटी ने कि वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय को क्या बोलते हैं? रेखागणितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व हो जाती है। इंपॉर्टेंट है कि अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है और जो ज्यामितीय वृद्धि होती है उसमें क्या होता है, इन दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंकगणितीय वृद्धि में क्या होता है? समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है और दूसरी क्या हो जाती है? दूसरी विभेदित या परिपक्व हो जाती है। अंकगणितीय वृद्धि में एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल में देख सकते हैं। चित्र वो ऊपर दिया गया था उसके बारे में बोल रहा है, जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया। इसे हम गणितीय रूप से निम्न प्रकार देख सकते हैं।
ये जो चित्र है 13.5 वाला, इसके बारे में बोल रहा है। ये किसका चित्र है याद रखिएगा, ये चित्र है अंकगणितीय वृद्धि का। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसका जो ये समीकरण है इसको याद रखिएगा, समीकरण है एल टी बराबर होता है एल नॉट प्लस आर टी। ये समीकरण याद होना चाहिए और इसमें जो प्रेजेंट कर रहा है वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि समीकरण तो बहुत कम पूछता है लेकिन जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं उनको बहुत पूछता है। एल टी क्या है, एल टी है टाइम टी के समय पर लंबाई, मतलब टी समय में जब कोई पौधा वृद्धि करता है उसे क्या बोलते हैं, एल टी बोलते हैं। वहीं पर एल नॉट या एल जीरो, इसे आप एल नॉट या फिर एल जीरो कह सकते हैं। ये क्या होता है, टाइम शून्य पर जो लंबाई होती है उसे क्या बोलते हैं, एल जीरो बोलते हैं। और आर क्या होता है, आर होता है वृद्धि दर या दीर्घीकरण प्रति इकाई समय में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ पादपों की ऊंचाई और समय के बीच बना है, जिसमें कैसी रेखा प्राप्त हो रही है, जिसमें सरल रेखा प्राप्त हो रही है। अब आगे एनसीईआरटी किसके बारे में पढ़ा रही है, अब आगे एनसीईआरटी ज्यामितीय वृद्धि के बारे में पढ़ा रही है। आइए अब देखें ज्यामितीय वृद्धि में क्या होता है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि लैग फेज धीमी होती है। लैग फेज क्या होती है, कैसी होती है, धीमी होती है, और इसके बाद तीव्र गति से एक चरघातांकी दर होती है जिसे क्या बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं, या फिर उसे दूसरे नाम से बोलते हैं चरघातांकी चरण में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती है तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करने रहने की काबिलियत बनाए रखती है। हालांकि सीमित पोषक आपूर्ति के समय वृद्धि धीमी पड़ती है, स्थिर चरण की ओर बढ़ती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करें तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड वक्र, जिसे एस वक्र कहते हैं, को पाते हैं। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है। मतलब क्या बोल रही है एनसीईआरटी की, जो ज्यामितीय वृद्धि होती है वो अधिकांश जीवों में देखने को मिलती है। एस वक्र जो होता है, सिग्मोइड वक्र होता है, वो सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिकाओं, स्वाभाविक पर्यावरण का मतलब क्या है कि जो नेचुरल प्रकार से बढ़ रहे होते हैं, जिन पर हम किसी प्रकार से योगदान नहीं करते हैं, जो नेचुरल बढ़ते हैं, वो कौन सी वृद्धि दर्शाते हैं, वो ज्यामितीय वृद्धि दर्शाते हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतक एवं एक पौधे के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप एक अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। मौसमी क्रियाकलापों में प्रकट करने के लिए एक वृक्ष से आप किस तरह के वृक्ष की उपेक्षा करते हैं। चरघातांकी वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। यहाँ ने एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या किसी और उदाहरण को इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण है, जो बरसात के समय जो कीड़े उत्पन्न होते हैं वो इसी का उदाहरण है, ज्यामितीय वृद्धि का ही उदाहरण है। याद रखिएगा, बरसात के समय जो कीड़े उत्पन्न होते हैं वो किसका उदाहरण है, वो ज्यामितीय वृद्धि का उदाहरण है। इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है W1 बराबर W0 e की पावर RT। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, e की पावर में RT है, W0 e की पावर RT इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर W1 क्या है, W1 है अंतिम आकार, कौन कौन सा आकार होता है, भार, ऊंचाई या संख्या आदि के रूप में हो सकता है। वहीं पर जो W0 है या W0 कह सकते हैं, वो क्या होता है, प्रारंभिक आकार होता है, प्रथम आकार प्रारंभिक समय में। R क्या होता है, R होता है वृद्धि दर, और T क्या होता है, T होता है समय में वृद्धि, और E क्या होता है, E को क्या बोलते हैं, E को स्वाभाविक लघुगणक का आधार बोला जाता है। लॉग E के रूप में लिखते हैं तब E आता है, तो वही E है ये। यहाँ R एक सापेक्षिक वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। ये R का जो दिया गया है इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। R क्या होता है, R एक सापेक्षिक वृद्धि दर है। पूछेगा कि R क्या होता है, सापेक्षिक वृद्धि दर होता है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, इसमें प्राप्त होता है ये सिग्मोइड ग्राफ। यहाँ से यहाँ तक के चरण को क्या बोलते हैं, यहाँ से
यहाँ तक के चरण को लैग फेज बोलते हैं। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का चरण होता है उसे क्या बोलते हैं, चरघातांकीय अवस्था, जिसे बोलते हैं लॉग फेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉग फेज। और इसके बाद ये कौन सी अवस्था आ जाती है, इसके बाद यहाँ पर आ जाती है अपनी अप्रगामी अवस्था। इस प्रकार आप इसके चित्र को आसानी से देख सकते हैं। ये किस किस के बीच दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी यहाँ चेंज करके पूछ लेगा। ये अंग का आकार व भार है और इधर क्या है, इधर टाइम है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, आर के बारे में बोल रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया गया है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीके से की जा सकती है। पहली, किस प्रकार तुलना कर सकते हैं, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। और दूसरा किस प्रकार कर सकते हैं, दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को समानता आधार पर प्रकट करना। उदाहरण, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं, जहाँ पर दो पत्तियां आ और बा विभिन्न आकारों की दिखाई गई हैं, लेकिन एक ही समय पर दिखाई गए समय पर अनेक संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है। फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज़्यादा है, यह कौन सी है और क्यों। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। इसमें एनसीईआरटी ने दो वृद्धि के बारे में बोला है। पहला, निरपेक्ष वृद्धि दर के बारे में बोला है। निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है, कितना बढ़ा, मतलब किस रेशियो से बढ़ा, उसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वृद्धि बोलते हैं। निरपेक्ष वृद्धि का सूत्र क्या होता है, निरपेक्ष वृद्धि होता है अंतिम मापन माइनस प्रारंभिक मापन, उसे क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वृद्धि बोलते हैं। जैसे हम ये एक पत्ती दी गई है, इसमें अगर अप्लाई करें ये आ नंबर वाली पत्ती में, तो बाद के देखिए जो बाद में कितना हो गया 10 और प्रारंभिक कितना था 5। इसकी अगर जो निकालें निरपेक्ष वृद्धि, तो इसमें क्या आएगा, निरपेक्ष वृद्धि अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो इसका आ जाएगा 10 - 5, तो 5 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा क्या, निरपेक्ष वृद्धि। ठीक है, निरपेक्ष वृद्धि से इसकी निरपेक्ष वृद्धि दर भी निकाली जा सकती है। निरपेक्ष वृद्धि दर कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष वृद्धि दर का सूत्र होता है निरपेक्ष वृद्धि बटे समय इंटू 100, तो इससे क्या निकल आता है, निरपेक्ष वृद्धि दर निकल आती है। इसके बाद होता है एक सापेक्षिक वृद्धि। सापेक्षिक वृद्धि क्या होता है, किस रेशियो से बढ़ा, मतलब कहने का क्या हो गया, किसी समान मापदंड पैरामीटर की तुलना में किसी तुलना से बढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सापेक्षिक वृद्धि। इसका सूत्र क्या होता है, सापेक्षिक वृद्धि का सूत्र होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक करते हैं तो क्या निकल आता है, सापेक्षिक वृद्धि निकल आता है। जैसे हम इसमें सापेक्षिक वृद्धि दर निकालें आ कोशिका में, तो क्या निकलेगा, इसमें निकालते हैं तो इस पर जब सापेक्षिक वृद्धि दर निकालेंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक इंटू 100 करेंगे, तो अंतिम कितना है, अंतिम है 10, प्रारंभिक कितना है 5, घटाएंगे 5 बटे क्या करेंगे, प्रारंभिक 5 इंटू 100 करेंगे तो कितना निकल आएगा, 100% निकल आएगा। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वृद्धि के लिए दशाएं, मतलब वृद्धि करने के लिए पौधों के पास कौन कौन सी दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उनके बारे में एनसीईआरटी बोल रही है। आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी चीज़ें क्या हैं। इस सूची में जल है, ऑक्सीजन है तथा पोषक तत्व आवश्यक होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। पौधे की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उनमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करता है। पौधे द्वारा पोषक तत्वों की आवश्यकता जीव द्रव के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है, जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है और अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का विलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि के लिए कुछ आवश्यक अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित कर सकते हैं। जो प्रकाश होता है वो भी क्या होता है
किसी पादप वृद्धि के दशाओं को प्रभावित कर सकता है। अब आपको कमेंट करके क्वेश्चन बताना है कि जो C3 और C4 प्लांट होते हैं उनके लिए इष्टतम ताप कितना होता है। आपको ये कमेंट करके बताना है, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो आपको एक कमेंट करके बताना है कि C3 और C4 प्लांट के लिए इष्टतम ताप कितना होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है, इसको हम आज आसानी से पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। पहले इसको जो एनसीईआरटी में दिए गए उसको एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको संक्षेप में बता देंगे। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, मूल शिखाग्र विभेद्योतक तथा प्रो शिखाग्र विभेद्योतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती है तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्रवाई विभेदन कहलाती है। विभेदन क्या होता है, अब विभेदन को समझते हैं। इसको आप आसान भाषा में याद रखिए कि जब कोई कोशिका अपनी विभाजन क्षमता को खो देती है तो उसे क्या बोलते हैं, विभेदन बोलते हैं। बस इतना आप याद रखिए, यही होता ही है। विभेदन में क्या होता है, जब कोई कोशिका अपनी विभाजन क्षमता को खो देती है उसे क्या बोलते हैं, विभेदन बोलते हैं। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। उदाहरण, एक वाहिकी तत्व होता है के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेलुलोजिक काष्ठ कोशिका संधानी, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति, विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल के वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। आप पौधों के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशिष्टताओं एवं उनकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंधित स्थापित करने की कोशिश करें, उनके बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। इसका उदाहरण याद रखिएगा कि विभेदन का उदाहरण क्या होता है, जो वाहिकी तत्व होता है, इसका उदाहरण है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, निर्विभेदन के बारे में पढ़ाया है। पौधे अन्य रोचक तत्व दिखाते हैं। जीवित कोश जो विभेदित कोशिकाएं होती हैं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेती हैं। मतलब जब कोई जो विभेदित कोशिका है उनमें विभाजन की क्षमता पुनः आ जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं निर्विभेदन। इतना याद रखिएगा बस। निर्विभेदन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कोशिका जो पहले क्या हो चुकी है, पहले विभेदित जो अपना विभाजन क्षमता खो चुकी थी, जो विभेदित हो चुकी थी, वो पुनः क्या करती है, अपना विभाजन क्षमता पा लेती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्षमता को क्या बोलते हैं, इस क्षमता को ही बोलते हैं निर्विभेदन। उदाहरण के तौर पर अंतरापुली वाहिकी कैम्बियम एवं कार्क कैम्बियम, इनके उदाहरण भी याद रखिएगा। उदाहरण पूछ सकता है कि निर्विभेदन के उपरांत क्या क्या बनते हैं, अंतरापुली वाहिकी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम बनते हैं। निर्विभेदित कोशिकाओं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिकाएं बाद में फिर से विभाजन क्षमता खो देती हैं। जब निर्विभेदित कोशिकाएं फिर से अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुनः विभेदित या पुनः विभेदन। बस आप ये तीन याद रखिएगा। एक काष्ठी द्विबीजपत्री पादपों के कुछ ऊतकों की सूची बनाएं जो पुनः विभेदन के उत्पाद हों। आप अर्बुद को कैसे वर्णन करेंगे, आप उस मृद ऊतक कोशिका को जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रित क्षेत्र के में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा है उसे क्या कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है, जो पुनर्विभेदन कोशिकाओं का उदाहरण है द्वितीयक जाइलम जो बनता है वो है, द्वितीयक वल्कुट तथा कार्क इत्यादि क्या होते हैं, ये पुनर्विभेदित कोशिकाओं के उत्पाद होते हैं। याद रखिएगा, इनके इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पहला क्या हो गया, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक वल्कुट और कार्क। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, हमने बताया था कि पौधे में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभेद्योतक से पैदा हुए ऊतक कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद भिन्न संरचनाएं तैयार करती हैं। कोशिका ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभेद्योतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती हैं, जबकि उन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है।
बाह्य त्वचा के रोम में परिपक्व होती हैं। क्या आप उन्मुक्त विभेदन की कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों में उनके स्थान को संबंध को दर्शाता हो? आगे पढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी ने किसके बारे में पढ़ाया है? आगे एनसीईआरटी परिवर्धन के बारे में बोल रही है। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत हम जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल होते हैं जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। परिवर्धन क्या होता है? परिवर्धन में वे सारे बदलाव सम्मिलित होते हैं जो उसके बीजांकुरण से लेकर उसके जरावस्था, जरावस्था का मतलब क्या है? बुढ़ापे के बीच जो बदलाव आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को परिवर्धन बोला जाता है। चित्र 13.8 में उच्च, यह चित्र दिया गया है, चित्र अभी देखते हैं। उच्च पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं की रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतक अवयव या अंगों पर भी लागू होता है। यह चित्र दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न पथों का अनुसरण करके उसके जो परिवर्धन हो रहे हैं उसको दिखाया गया है। इसको याद रखिएगा क्या कहाँ पर है। ये देखिए विभेज्योतक है, विभेज्योतक से आगे ये प्लाज्मेटिक वृद्धि हो रही है, इसमें विभेदन हो रहा है। विभेदन के बाद ये दीर्घीकरण अवस्था हो गई, उसके बाद परिपक्वता अवस्था आ गई। परिपक्वता अवस्था के बाद जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? परिपक्व कोशिकाएं बन जाती हैं, जो बाद के क्या होती हैं? जरावस्था में पहुंच जाती हैं और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ पर होता है कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन करके क्या बनाती हैं? विभेज्योतक पुनः बनाती हैं। इस प्रकार आप इस चित्र को देख सकते हैं। आगे क्या एनसीईआरटी बोल रही है? आगे एनसीईआरटी ने कहा है पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को क्या कहते हैं? इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी में कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अलग अलग समय, आयु अथवा अलग अलग पर्यावरणीय दशाओं में विभिन्न प्रकार के पथों का अनुसरण करते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसका हिंदी नाम क्या होता है? इसे हिंदी में ढलनशीलता भी बोलते हैं, अनुकूलनशीलता भी बोलते हैं, सुघट्टता भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसलिए इसका इंग्लिश नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्लास्टिसिटी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है विषमपर्णता। इसी में आती है विषमपर्णता। किसमें देखने को मिलती है? उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लाख इस पर जो होते हैं, इस पर क्या देखने को मिलती है? विकासात्मक विषमपर्णता देखने को मिलती है। आपने कभी धनिया का पेड़ देखा है? छोटे में उसकी पत्तियां दूसरे प्रकार की होती हैं और जब वो बड़ा हो जाता है, वयस्क पेड़ बन जाता है, जब उसकी पत्तियां चेंज हो जाती हैं। उसके बाद दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवीय भाग में अलग होता है और जो उनका जलीय भाग होता है उसमें अलग होता है। इस प्रकार की विषमपर्णता को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की विषमपर्णता को पर्यावरणीय विषमपर्णता बोलते हैं। विषमपर्णता का यह दृश्य प्लास्टिसिटी या सुघट्टता का एक उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? ये विषमपर्णता के उदाहरण है। और विषमपर्णता किसका उदाहरण है? विषमपर्णता प्लास्टिसिटी का उदाहरण है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सुघट्टता बोलते हैं। ये देखिए नीचे लिखा गया है। ये चित्र देखिए दिया गया है। चित्र पहला का एक है, लॉक स्पर का है, आ वाला, जो तरुण में ऐसा था, ये तरुण अवस्था है। उसके बाद जब प्रौढ़ अवस्था बनती है तो वो ऐसा हो जाता है। इसमें कौन सी विषमपर्णता देखने को मिल रही है? इसमें विकासात्मक विषमपर्णता देखने को मिल रही है। वहीं पर नीचे वाला चित्र किसका है? ये है बटरकप का। जब ये पार्थिक आवास स्थलीय आवास में होता है तो ऐसा होता है, और जब जलीय आवास में पाया जाता है तो उसकी पत्तियां ऐसी हो जाती है। इसमें कौन सी विषमपर्णता देखने को मिलती है? इसमें पर्यावरणीय विषमपर्णता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? अतः एक पौधे के जीवन चक्र में विभिन्न वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर हम परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में मानना चाहिए। पौधे में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों द्वारा नियंत्रित होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि जो पौधे में वृद्धि और विभेदन होते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? वो आंतरिक और बाह्य कारक दोनों के रूप में नियंत्रित किए जाते हैं। दोनों कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। आंतरिक कारकों में अंतराकोशिकीय, आनुवंशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक जैसे
पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों में कौन कौन आता है? बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषण आदि शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। पूछेगा कौन से बाह्य कारक हैं, कौन से आंतरिक कारक हैं। बाह्य कारकों में क्या क्या आता है? प्रकाश आता है, तापमान आता है, जल, ऑक्सीजन और पोषण आता है। और आनुवांशिक के अंदर करते आता है वृद्धि नियामक हार्मोन आते हैं। ठीक है, इस प्रकार आज हम इसका पहला चैप्टर यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पादप वृद्धि नियामक पढ़ेंगे। इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। यदि आपका पहले ये वाला लेक्चर तैयार है और आप केवल पादप वृद्धि नियामक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो केवल अगला लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। इस प्रकार लगभग हमने 45 मिनट में पूरा इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आप इसके बाद क्या कीजिएगा, PYQ क्वेश्चन कीजिएगा यहाँ तक के, जिससे आपके सारे PYQ क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपको यदि इसके हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो हम टेलीग्राम में दे देंगे, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाकर आप इसके हाईलाइटेड नोट्स ले लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम नीट से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप वहाँ जाकर हमारा व्हाट्सएप चैनल भी देख सकते हैं। इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।